आप भी मुस्कुरा लिया करो यार, अभी जीएसटी नहीं लगी मुस्कुराने पे। आप नहीं हंस रहे हो ना, भगवान कसम मेरे को एक सीन याद आ गया। एक कार्यक्रम में गए साहब, हम ऐसे भाई साहब जैसे एक आदमी बैठे थे सामने, मैंने खूब बड़े बड़े पंच दिया, खूब हंसाया, वो हंसे ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब आप हंस क्यों नहीं रहे? ओ मैं क्यों हंसूं यार, मैं बड़ा आदमी हूं, अमीर आदमी हूं, मैंने हंसने के लिए आदमी रखे हैं। गजब हो गया यार। फिर मैंने दूसरा पंच दिया, मैंने कहा तालियां तो बजा दो। ओ क्यों बजाऊं यार, मैं पैसे वाला अमीर आदमी हूं, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। 6 महीने बाद साहब उसकी शादी हुई। बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मुस्कुरा दिया करो। कोरोना काल के बाद आज हंसने का मौका मिल रहा है। ये कोरोना है क्या दादा? कोरोना क्या है? मीडिया वाले भाई साहब आप भी सुन लीजिए। अरे घर से दुखी हो के आए हो, बैठ जाओ यार। घर भी जाओगे वही लुगाई वही बच्चे, कौन सा पड़ोस में घुस रहे हो? अच्छा, हम तो घर जाते हमारे बच्चे ही नहीं पहचानते, ऐसी होती है कि पापा 20 दिन बाद लौट रहे हैं। सुनिए आदरणीय, एक मिनट वार्तालाप थोड़ी सी कम करो। कोरोना क्या है साहब? कहां से आया कोरोना? अब खुल रहा हूं मैं दादा, मेरी बहनों, अब खुल रहा हूं मैं। कोरोना आया कहां से? चलो वहां से आया साहब जिसकी खुद की आंखें नहीं खुल रही, उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। तालियां तो अब बजेंगी। और उनकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? 3.5 से 4 फीट। दादा अगर चाइना का कोई 6 फीट का जवान मिल जाए तो समझ जाना कि हमारे बुजुर्ग लोग। अरे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, हे कर रहे तुम। वहां गए होंगे, उनको बताया होगा कि क्या खाने से हेल्थ बढ़ती। दादा आप तो बड़े हो, आपको तो पता होगा, फिर भी जो आप सोच रहे हो वही ठीक है, वो मुझे कोई परवाह नहीं। अब कोरोना का नाम कोरोना को किसने दिया? कोरोना को कोरोना का नाम किसने दिया? आप नहीं बता पाएंगे दादा, मैं बताता हूं। हमारी देश की हमारी बहनों ने, हमारी भाभियों ने दिया, कसम से घरवालियों ने दिया, हमारी माताओं ने दिया। घर आओ तो बोलती ये करो ना, ऐसा करो ना, बेसा ऐसा मत करो ना, ये मत करो ना, वो मत करो ना, लो आ गया कोरोना। अच्छा, कोरोना काल में घर में रहो लुगाई कूटे, बाहर जाओ पुलिस कूटे, बड़े बुरे हाल थे। मैंने तो तख्ती टांग ली थी गले में, सही बता रहा हूं मैं। वो क्या हुआ है? और बोलती कब थी वो कब बोलती थी बताऊं? भाभी, आपकी भाभी क्या बोलती थी? जब पुलिस का हॉर्न सुन ले, टॉ 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 टॉ, तब बोलती गुड्डू के लिए दूध ले आओ न जाके। एक दिन तो यह मजे की बात तो अब आई, जब वो पुलिस का हॉर्न सुनी और धीरे से बोलती बहुत दिन हो गए हमने पकोड़े नहीं खाए, बेसन ले आओ ना। मैंने अपने मफतलाल जी को फोन लगा दिया। मैंने कहा मफतलाल जी कहाँ यार? यार किराना दुकान में बैठा हूँ। और ये मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। बोले क्यों? और मैंने कहा यार तुम्हारी भाभी को ना पकोड़े खाने हैं, बेसन लेने आ रहा हूँ। मैं बेसन लेने गया था साहब, पुलिस आ गई। बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया था। अभी बात खत्म नहीं हुई। 15 दिन बाद फिर मफतलाल जी के उस घर में आए। मेरी घरवाली, आपकी भाभी क्या बोलती है? सूजी ले आओ ना, हलवा खाने की इच्छा हो रही है। मैंने लगाया मफतलाल जी को फोन। मैंने कहा भाई साहब सूजी है क्या? बोले सरदार जी जिस दिन से तुम गए हो उसी दिन से सूजी है। अच्छा एक चीज और देखना, पुलिस वालों की और डॉक्टरों ने बहुत मेहनत करी। मैं प्रणाम करता हूं, आप लोग गवाह इस बात की। रातों दिन एक किया पुलिस वालों ने, डॉक्टरों ने गवाह। आपको पता है रात और दिन एक किया है, पर दोनों में एक समानता रही कि डॉक्टर के पास जाओ तो वो पहले पूछ लेता था कि पहला डोज किधर लगा। पुलिस ने नहीं पूछा दादा। चलिए एक बार पूरा सदन ताली बजा के मुझे आशीर्वाद दे। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं साहब। चुनाव का माहौल है साहब। वो थोड़े दिन पहले मेरी घरवाली विधवा पेंशन लेने चली गई। वो तो मंत्री जी के रहते में बुलवाने वाला था, सही कह रहा हूं। वो नगर पालिका चली गई, बोली विधवा पेंशन का फॉर्म भर दो। वो नगर पालिका का अध्यक्ष मेरा दोस्त बोले यार भाभी जी कब हुआ?
बोले क्या बोल रहे? बोले भाटिया जी कब? बोले नहीं, वो तो घर में सोए हैं। अरे तो विधवा पेंशन क्यों भरवा रही है? बोले सरकारी काम है, लेट तो हो ही जाता है। मतलब कहां निपटा देती है, इनका कोई भरोसा नहीं है। चलिए साहब, अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे, अब मैं खोलता हूं। वो मफतलाल जी की नई नई शादी हुई साहब, अभी मैं खुला नहीं हूं, खोलना मेरे को दादा, सच कह रहा हूं। मफतलाल जी की शादी अभी सारथी चैनल वाले बड़े भाई हमारे, अब पहला दिन होता भाई, वाइफ को इंप्रेशन देना है उनको, भाई हम जिंदगी की बितानी उनके साथ। पहला दिन मफतलाल जी दारू पीते नहीं। बोले यार भाटिया जी कोई बताओ यार, मैं तुम्हारी भाभी के सामने सारी जिंदगी मूंछों पे ताव दे के रहूं, वो मेरी इज्जत करे, मुझसे प्रेम करे यार, ऐसा क्या करूं जो फिदा हो जाए। मैंने कहा मफतलाल जी दारू पीते हो क्या? बोले नहीं। मैंने कहा सच्ची? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा हो गया काम? बोले क्या करूं? मैंने कहा बस एक बोतल लो सिग्नेचर की फुल, और पहली दिन पहली रात ले जाके काउंटर पे रखना, ठाक। वो कहेगी आप दारू छोड़ दो, मालूम कितनी बुरी चीज है, बस दारू की बोतल उठा के बाहर फेंकना, ताड़ 600-700 का नुकसान होगा। पर लाइफ की पहले दिन से इन्होंने पीनी छोड़ दी, मेरी बात मान गए, बस हो गया काम। इन्होंने वही किया, बोतल लेके गए, काउंटर पर रखी, टाक। भाभी ने बोली मेरे वाले में सोडा मत डालना। लेने गई थी पूत और कसम छोड़े आई। चलिए साहब, एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे, अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। मफतलाल भैया थोड़ा क्षमा चाहूंगा, ये बात भाभी को नहीं बताना, नहीं कूट डालेगी, मथुरा घुसना बंद हो जाएगा मेरा। हाँ, अब एक बार जुड़ जाओ, मेरी रियल वाइफ से मेरे 2 बच्चे दादा। क्या कर रहा हूं? हैं मेरे, तो क्या कर लूं अब? हैं दादा मेरे रियल वाइफ, मतलब हम लोगों की हो नहीं सकती कि यार कैसी बात कर रहे हो। अभी मैं दीपा जी के पास बैठा था, दीपा जी मुझसे कह रही थी क्या बात है भाटिया जी, चेहरा उतरा हुआ है आपका। कहा नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा यार, तबीयत ठीक नहीं बताओ ना हुआ क्या है आपको। उनका नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही, नहीं बताओ ना हुआ क्या है आपको, क्या हुआ है। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं लग रही यार। वो बिल्कुल सट के चिपक के बैठी, बोली अब बताओ कैसा लग रहा है। मैंने कहा मैडम ऐसा लग रहा है जैसे शिमला खुद चल के पंजाब के पास आ गया हो। मेरे 2 बच्चे, हाँ आवाज नहीं आ रही तो आगे आ जाओ। मैं क्या कर लूं यार, उसकी गलती साउंड वाले की, मैं क्या कर लूं, मेरे को तो पैसे भी कम दे रहे और साउंड भी नहीं दे रहे दादा, पैसे भी नहीं दे रहे और साउंड भी नहीं दे रहे। अब भाई, अब हाथ में लेके मेरे बाप ने नहीं कभी पढ़ा, मैं कहां से पढ़ लूं। हेलो, आ रही आवाज? हाँ, इतने पास भी ना हो कि माइक से दूर हो जाए। मेरे 2 बच्चे साहब, अब जुड़ जाना मेरी बहनों, बहुत खास बात बता रहा हूं आपको। 2 बच्चे साहब मेरे, और दोनों ही बड़े खूबसूरत चाइना मॉडल, एक जैसे दादा। अच्छा, मैं दोनों को स्कूल जमा कराने ले गया। आप लोग के एडमिशन कराते हो, हम लोग जमा कराते हैं। बड़े भाई पैसे मुझे मिल रहे हैं, बातें आप कर रहे हो, थोड़ी देर प्लीज। क्या है, अभी राज किसी और का है, वो अभी बोल देगा वार्तालाप बंद, क्या कर लेंगे अपन, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकता है। वो बैठा यार, राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय मिल रही, फूक फूक के पी। अभी तो एक बार चाय आई, एक बार और बुलवा देना हमारे लिए। सुनिए साहब, मेरे 2 बच्चे, दादा आप मुस्कुराओ, मुस्कुराने, हाँ बस ऐसे हंसते रहिएगा। मेरे 2 बच्चे, दोनों को मैं स्कूल जमा कराने ले जा रहा हूं। अब बॉडी लैंग्वेज के साथ जुड़ना, दोनों बच्चों को मैं स्कूल जमा कराने ले जा रहा हूं, रास्ते भर समझा रहा हूं, बेटा नकल नहीं चोरना, स्कूल में किसी की नकल नहीं चोरना। जी पापा, नकल नहीं चोरेंगे पापा। बच्चों ने बात दिमाग में बिठा ली कि नकल नहीं चोरना है। 2 बच्चे स्कूल पहुंचे, मास्टर ने पहले बच्चे से पूछ लिया तेरा नाम? मेरा नाम चिनुआ भाटिया। और बोले तेरे पापा का नाम? भाई गुरु भाटिया।
बोले शाबाश बेटा। दूसरे से पूछे तेरा नाम, मेरा नाम अंश भाटिया। और बोले तेरे पापा का नाम, मेरे पापा का नाम, मेरे पापा जी का नाम, मेरे पापा का नाम। तेरे को तेरे बाप का नाम नहीं मालूम? सोचने तो दो। अभी इसने बताया ना वाहेगुरु भाटिया, हाँ वही बोलूंगा तो फिर बोलोगे नकलची और दिया। खड़ा खड़ा, चल चल बता, क्रिकेट देखता है? अभी हमारी सरकार ने नया क्या लाई है, शौचालय। क्रिकेट में और शौचालय में क्या फर्क है? दोनों में धोनी है। खड़ा। अंग्रेजी आती है? आती है, मगर पापा पूरी पी जाते हैं। एक थप्पड़ मारूंगा। चल खड़ा, चल पानी में रहने वाले 5 जंतु के नाम बता। पानी में रहने वाली 5 जंतु। तेरे को 5 जंतु के नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता नाम। एक मछली, बोले शाबाश बेटा। दूसरा मछली की मम्मी, मछली की बुआ, मछली की मासी। चुप बैठ, तू खड़ा हो, तू खड़ा हो। पंद्रह फलों के नाम बता। 15 फलों के नाम। तुमको नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता ना। एक आम, बोले शाबाश बेटा। दूसरा जामुन, बोले शाबाश बेटा। तीसरा अंगूर, और बोले 12, 1 दर्जन केले। अब लगाओ दिमाग। चलिए साहब, एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साहब। मेरी मम्मी टीचर है, बैठी है स्कूल में, टीचर है साहब। सच बता रहा हूं आदरणीय, मेरी माँ टीचर है साहब। आज कार्यक्रम था तो स्कूल के मास्टर से, उन्होंने हेड मास्टर से कहा कि मेरे बेटे का कार्यक्रम है सर, मुझे छुट्टी चाहिए। अब सुनना, कर लो, मैं बाद में बैठ कर, आप कर लो। एक महिला को 20 साल की सजा पड़ी, 4 महिलाओं को। वो जब जेल से बाहर आई तो उन्होंने जेलर को कहा कि 6 महीने की सजा और बढ़ा दो। बोले क्यों? अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। बोले अरे आप हंस रहे? तो मेरी मम्मी साहब टीचर है दादा, आदरणीय दादा, मेरी मम्मी टीचर है। तो स्कूल के मास्टर से उन्होंने कहा, अपने हेड सर से कहा, मुझे छुट्टी दे दो। बोले क्यों? बोले मेरे बेटे का आज अलीगढ़ में कार्यक्रम, मुझे जाना है। तो मास्टर बोला, इनका अधिकारी बोला, एक शर्त पे छुट्टी दूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो बोले बोलो। अब वो सरदार की माँ से प्रश्न कर रहा। बोले बताओ, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था? मेरी माँ बोली, देखो सर, बाहुबली के स्कूल में कटप्पा नौकरी करता था और कटप्पा ने छुट्टी मांगी थी। हेड मास्टर बोले कितने दिन की दे दूं? चलिए साहब, एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत। और मैं देख रहा था कि जब ईशान भाई यहाँ पढ़ रहे थे तो कितने मोबाइल इन्हें शूट करने में लगे हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मोबाइल के कारण बहन जी कितनी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई। इस मोबाइल के कारण घड़ी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कैलेंडर खत्म, डायरी खत्म, पेन खत्म, कंपास खत्म, रेडियो खत्म, आदमी का सुख चैन खत्म। और अगर किसी के मोबाइल का पासवर्ड उसकी पत्नी के हाथ लग जाए तो आदमी खत्म। हाँ, हमारे मंच के एकमात्र कुंवारे कवि थे ईशान भाई। मैं तो ईशान भाई से कह रहा था, ईशान भाई अपनी शादी में कवि सम्मेलन जरूर करवाओ, अपनी शादी में कवि सम्मेलन जरूर करवाओ, कम से कम 10 कवियों से काव्य पाठ करवाओ। दुल्हन ने पूरा कवि सम्मेलन सुन लिया तो जीवन भर साथ देगी, और भागनी होगी तो पहले भाग लेगी, सारा रिस्क कवर हो जाएगा आपका। और ऐसे ऐसे नेता हैं भाई साहब, मैं बताऊं, जो जन्मदिन मनाने लंदन जाते हैं, कपड़े सिलवाने जर्मनी जाते हैं, इलाज करवाने अमेरिका जाते हैं, मसाज कराने बैंकॉक जाते हैं, और नाक कटवाने भारत आ जाते हैं। बात पहुंच गई आप?
तो एक बार तालियां बजा दो जरा। मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूं। भाई विनोद पाल लाफ्टर चैंपियन हमारे बीच में है, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं 4 पंक्तियों से कि कलमकार विपरीत दिशा के बहते हैं, कलमकार विपरीत दिशा के बहते हैं, परिवर्तन का नायक हमको कहते हैं, और घोर निराशा के इस युग में उठा कलम हम आशा के दीप जलाते रहते हैं। आशाओं का एक दीपक लेकर करें आप सबके सामने लाफ्टर चैंपियन विनोद पाल। दोनों हाथ उठाएं, जोरदार तालियों में तब्दील करें विनोद पाल। मैं दिल्ली से आया हूं और दिल्ली के हाल इस वक्त आपसे छुपे नहीं है भाई साहब। हम इसलिए अलीगढ़ आ गए कहीं हम भी जेल में न चले जाएं। आप लोग ताली नहीं बजा रहे तो मुझे लग रहा आप भी समर्थक हो उसके। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। क्या हो गया? राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो ये देखने के लिए मैं और रसिक गुप्ता जी उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद, तो कुएं में से आवाज आई विनोद। रसिक जी ने अपना नाम लिया रसिक गुप्ता, तो कुएं में से आवाज आई रसिक गुप्ता। मैंने मानवेंद्र जी का भी नाम लेके देखा, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई भाई साहब। मुझे टेंशन हो गई, इतने बड़े व्यक्तित्व का नाम कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई। तो मैंने बगल में एक बाबा थे, मैं बाबा के सामने हाथ जोड़ के पूछा, बाबा क्या गलती हो गई? हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई, जब हमने मानवेंद्र जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला, बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, रसिक गुप्ता का जवाब हो सकता है, मानवेंद्र जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति है। तो मैं शुरू होना चाहता हूं सर कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। हालांकि जो कोने में महिला बैठी है, 2 कवि पूरे पढ़ लिए पर अगली ने सुना भी नहीं, एक को भी ना ही ताली बजा रही है भाई साहब। और ऐसी एक महिला हमें हर मंच पे मिल जाती है। पिछले दिनों नारनौल में कवि सम्मेलन करने गया हुआ था, सामने एक महिला बैठी हुई भाई साहब, मैंने कविता सुनाई, गद्य सुनाया, पद्य सुनाया, पर अगली ताली बजा के ना दे। आखिर में मैं नीचे उतर के गया, आखिर में मैं नीचे उतर के गया और मैं पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी अब ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। और इन महिलाओं का ऐसे ही है भाई साहब, जब ये सास बनती है बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये सारी बहुएं हंस रही हैं, इनको आगे चुटकुला सुनना भी नहीं है, ये तो इसी चीज में खुश है कि सास खाई में गिर गई। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओह तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। मैं सच बतलाऊं, एक दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में पोता आया, कह रहा दादी एक बार टह बोल दे। दादी ने बोल दी टह, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। अब दादी ने हाथ पकड़ लिया, कह रहे चक्कर क्या है, ये टह क्यों बुलवा रहा है, बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी अपनी सहेली से कह रही थी। कह रही क्या कह रही थी? कि एक बार ये बुढ़िया बट्टा है बोल जा, फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। मुझे अच्छी तरीके से बात, एक सास अपने पोते को खिला रही थी, हाय मेरा सूरज, हाय मेरा चंदा। इतने में भाई साहब चंदा जमीन पर जाके गिर गया। बहू ने बोला माता जी आज के बाद आप मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाओगी। सास भी कति छटी हुई थी अलीगढ़ की। सास ने बोला ठीक है बहू, आज के बाद मैं तेरे छोरे के हाथ नहीं लगाऊंगी। और तू मेरा विवेक मत छेड़ दिए। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, हालात यहीं से बिगड़े पड़े हैं।
कहीं पे भी कोई भी स्थिति कह लो, हमारी तो कोई स्थिति कोई समझता ही नहीं, पर 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूं क्योंकि ये पावन मंच है। क्षत्रियों ने इस देश का हमेशा से सुरक्षा का वो भाव दिया। जब इस देश में पुलिस नहीं होती थी तब वो क्षत्रिय होते थे जो इस बात का एहसास दिलाते थे कि बेटा हम बैठे हुए हैं, आप अपना हर त्योहार मनाइए। मैं चाहता हूं आप अपने सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा से सुरक्षा का भाव दिया कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं, और ये उन्हीं लोगों ने बजाई है जो मेरी तरह। मैं बतला रहा हूं इस मंच पर एक व्यक्ति, भाई साहब रसिक गुप्ता जी, जो इस तरह बैठे हुए, मैं इस व्यक्ति का बड़ा सम्मान करता हूं। जिन महिलाओं को नहीं दिख रहा वो यूं करके देख लीजिए, लाल कुर्ते पजामे। मैं इस व्यक्ति का बड़ा सम्मान करता हूं भाई साहब। मानवेंद्र जी, क्यों करता हूं मैं सम्मान? क्योंकि जब ये 10वीं क्लास में थे, ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो भाई साहब कहते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर 2 साल बाद ये कॉलेजों के बाहर जाके खड़े होने लग गए। कॉलेज के बाहर जैसी लड़कियां स्कूल से कॉलेज के बाहर निकलती, भाई साहब फिर बोलते आदत से मजबूर कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर अगले साल इनकी शादी हो गई। घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजा देना, शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। आइए आदरणीय जी हमारे बीच में आगे, मैं भाई साहब नमन करता हूं। मैं देखिए जो व्यवस्था है वो चलती रहेगी, बस आप विवेक जी आप भाई साहब सामने रहिए ना। हाँ, थोड़ा सा दिखता रहेगा तो एक्चुअली में जिसे पेमेंट देनी हो वो गायब हो जाए भाई साहब, हम पढ़ नहीं पाते। हाँ, क्योंकि तालियां आपसे क्यों मांग रहे हैं मैं पहले बतला दूं कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। तो अभी भाई साहब आपने देखा दिल्ली के हालात कैसे हो रहे हैं। अब दिल्ली के हालात ऐसे कि केजरीवाल जी की पत्नी अलमारी खोल रही थी। मानवेंद्र जी, केजरीवाल जी की पत्नी अलमारी खोल रही थी साड़ी देखने के लिए, तभी देखा उन्होंने अलमारी की सबसे नीचे वाली दराज में केजरीवाल जी छुपे हुए। पत्नी ने बोला स्वामी यहां पे अंतर्यामी बन के आप क्यों छुपे हुए हैं? तो पति ने बोला कि बाहर ईडी मुझे पकड़ने आई है। तो पत्नी ने क्या बोला, शब्द बस आप थोड़े से बदले गाने के, वो समझ लेना। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इस देश में 4 तरह के व्यक्ति होते हैं भाई साहब। एक वो जो कविता सुनता है, एक वो जो कविता सुन के समझता है, एक वो जो कविता सुनता भी है, समझता भी है और सामने वाले की सराहना भी करता है। पर असली श्रोता वही होता है जो ये सब काम करके एक बार जोरदार तालियां बजाता है। मैं बता रहा हूं, दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़की से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। 4 पंक्तियां सुनाऊंगा भाई साहब, 3 पंक्तियां मेरी और चौथी पंक्ति आपकी। अगर चौथी पंक्ति समझ में आ जाए तो तालियां बजा दीजिएगा। भाई साहब अभी बात याद आई, इन्होंने मुझे बतलाया कि यहां पर लग चुका है कानून और किसी नेता के बारे में नहीं बोल सकते। तो एकदम से मुझे याद आया, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग ताली वाली तो बजा दो, लेकिन फिर मैं जेल में जाता अच्छा नहीं लगूंगा। अगर लग गया तो मैं समझ जाता हूं, क्योंकि इस पंक्ति में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। विनोद भाई अंदर चले जाओगे ना तो जिसके लिए लिखी है उसे सीधा सुना पाओगे। वाह, कोई टेंशन नहीं। मुझे बस नहीं भाई साहब, मुझे अच्छी तरीके से पता है। केजरीवाल जी जब जा रहे थे ना घर से, तो केजरीवाल जी ने अपनी पत्नी से पूछा, यार वो 3rd डिग्री रिमांड पे लेंगे मुझे, तू बता बचने की कोई तरीका है तो बता। तो पत्नी ने बोला जैसे ही पहले डंडा पड़े एक बार जय श्री राम का नारा लगा देना।
मैं बतला रहा हूं आपको कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती तूने छोड़ क्यों दिया? तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी, चौथी पंक्ति आपकी। चौथी पंक्ति तक समझ जाओ तो बस तालियां बजा दीजिएगा। कि दिल्ली की लड़की ने पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया, मैंने क्यों छोड़ दिया? लड़की ने बोला, भाई साहब देखो ये फ्री में बांट रहा है और इसे पता नहीं है हमारी दिल्ली में एक ने 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री बांटी थी और वो इस वक्त कहां पे है। हाँ, और आपको तो खाने से कोई रोक भी नहीं सकता, आपको खाने से तो खैर सीबीआई वाली भी नहीं रोक पाए। अब सुनिएगा, लड़की ने पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला। चौथी पंक्ति आपके मुंह से निकलेगी। लड़की ने पूछा तूने क्यों छोड़ा? तो लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। बहुत शानदार सुन रहे हैं भाई साहब। अच्छा मैं बता दूं मानवेंद्र जी, मैं आज यहां पे दूसरी बार आया हूं। मैं अलीगढ़ में आज दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहां के थाने में आया था और उन लोगों ने मुझे 1 घंटा सुना जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि अलीगढ़ की पुलिस देती भी है। उन्होंने खाकी कलर के लिफाफे में मुझे पेमेंट दी। अब ये देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितनी पेमेंट दी है, मैंने लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। मानवेंद्र जी 10,000 में बुलाया था, 4 लाख रुपए में छोड़ा। तो अब मैं दोबारा कुछ ऐसा नहीं पढ़ना चाह रहा, क्योंकि आज तो पेमेंट भी 10 से कम ही है। हाँ। आइए मैं देखिए, नहीं आप भाई साहब अगर आपके कहने से बढ़ रही हो तो बढ़वा दो भाई साहब, क्योंकि मफत लाल जी ने तो हमको भी मफत का ही समझ रखा भाई साहब, सच बतला दो। आइए मैं पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में, क्योंकि ये पूरी वरद यात्रा हमारे को वाहिगुरु भाटिया जी तक करनी है। समय की अपनी सीमा, हालांकि समय की सीमा नहीं रही, अब सीमा तो अब सचिन की होगी भाई साहब। सन्नी देओल को फैल कर दिया उस लड़के ने। सन्नी देओल तो फिर भी पाकिस्तान गया था खेलने, उनका मार क्या आया? उस अगले ने गेम खेलते खेलते सीमा बुला ली, और अकेली सीमा नहीं बुलाई, सीमा के 4 बच्चे भी आ गए। और वहां के और यहां की औरतें कह रही है सचिन के बारे में कि सचिन किसी काम का नहीं, सचिन किसी काम का नहीं। मैं बतला दूं भाई साहब, सीमा भी पेट से है। क्या हरियाणा के बिल्कुल मैं बताता हूँ, सास सोच है बहू, मामला एक जैसा है दोनों का, कोई किसी से कम नहीं है। वैसे सुनिएगा कि एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया, तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली, बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। इसलिए महिलाओं से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। एक तो कह रही थी, बोली तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, आधा घंटा अपनी सास से खूब लड़ी, तब जाके थोड़ा आराम आया। अच्छा भाई साहब सच्ची बताना, प्रथम पंक्ति में अगर आपको अपने खानदान का इतिहास जानना हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पत्नी के मायके की बुराई शुरू कर दो। 10 मिनट में आपके खानदान का गौरवशाली इतिहास आपके सामने होगा। कि इसलिए इन महिलाओं से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अमरूद खरीदते टाइम तो पूछती हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में घर जाके नमक लगा के खाती हैं। मैं तो विनोद पाल से पूछ रहा था, विनोद भाई पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं? विनोद जी बोले पत्नी को संस्कृत में तो छोड़ो, किसी भी भाषा में कुछ नहीं कह सकते, जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है। हम पुरुषों की हालत रोडवेज की बस की तरह होती है, दिन भर कहीं भी घूमो, रात को आके डिब्बों में जमा होना पड़ता है। और हम तो देखो, हम पुरुष एक बात पर देखो, आप सबके लिए कह रहा हूं मैं, तालियां बजाएगा इस बात पर, भगवान ने हम पुरुषों को नेचुरल इतना खूबसूरत बनाया है, वरना हम कहां पार्लरों में धक्के खाते फिरते। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं दीपाली जैन जिया जी को आमंत्रित करता हूं। एक को अमिताभ बच्चन से जया बच्चन कर दो। अच्छा अब ये भी कर लेते हैं।
मैं इतनी देर से बैठी हुई यही सोच रही थी, ये मास्टर जी हैं, ये हेड मास्टर जी हैं, अब ये जाकर कूटेंगे। मैं सच बताऊं आपको मन की बात, मैं जीवन में किसी भी जगह काव्य पाठ से पहले इतना कभी नहीं डरी जितना आज यहाँ बैठे बैठे मुझे डर लग रहा था। मैं इस 15 साल के बच्चे ईशान से भी कह रही थी, इतनी घबराहट भाई कभी नहीं हुई। हाँ तू इसे और खराब कर ले, पहले ही कोई मुझे सुनने को राजी ना है यहाँ पे। सबको लग रही सरदार जी को सुनेंगे, मुझे बेमतलब में खड़ा कर दिया इन्होंने, ये और बिगाड़ दे भाई। तो मैं सही बताऊं, इतनी घबराहट आज तक कभी नहीं हुई। क्षत्रियों की सभा में बैठी हूं, मेरा दिल यूं यूं कर रहा था, मैंने कहा जो मुंह से जरा सी भी कुछ ऊक चूक निकल गई तो तलवारें खिंच जाएंगी यहाँ तो भैया। उपेंद्र जी ने बहुत बढ़िया समा बांधा, जो संगीत बजाया और जो आप लोग नाचे हो, मैं सही बता रही हूँ, मैं इतना कंट्रोल करके बैठी हुई थी, वरना इतनी देर में तो मेरा डांस निकल जाता है। एक वो भाई मेरा गोगल लगा के जो बैठा हुआ है बीच में, हाँ हाँ तेरी बात हो रही है, गले में चैन और आंखों पे गोगल, और कौन है यहाँ तेरे जैसा लड़के, तू ही चमक रहा है बस। ये भाई साहब ने ताली बजा के दिखाया, गोगल तो मेरी भी आंख पर है, मुझे ना देखा तुमने ना। मैं सही बताऊं, जज तो आप भी रहे हो, पर मैं ये देख रही थी, उसने अगले ने, ये ईशान निपट गया, के राजस्थानी निपटे, विनोद पाल, रसिक, सारे निपटते चले गए, अगले ने ताली बनाई बजाई है बलजीत कौर पे। वो टारगेट लिए बैठा है, कोई भी आ जाना, मेरा टारगेट बलजीत कौर है, ये खड़ी होगी ताली तभी बजेगी। तो बेटा एक बात समझ लियो, 2000 के नोट को कितना भी ताड़ लियो, चलन में तो 100 का ही रहेगा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा पढ़ा सबने। रसिक गुप्ता जी लगातार यही कह रहे थे, भारी भरकम कवित्री है, भारी भरकम कवित्री है। ये विनोद पाल मेरे ऊपर कविता लिख लिख कर करोड़पति हो गया आज की डेट में, कविता सुना सुना कर। और ये सारथी चैनल वाले इसकी मेरे ऊपर लिखी कविता मोटी लड़की सुना सुना करके अमीर हुए चले जा रहे हैं। इन्होंने करोड़ों बना लिए यूट्यूब पे ये कविता चला चला कर। तो मैं बता दूं आप सबको भैया, हम हैं मणिये लोग, पहले इनकी उधारी उतरेगी कविता पाठ, उसके बाद ही होगा। तो सुनो, मुझको पता है क्यों भला मचल रहे हो तुम, सोफे पे बैठे बैठे हाथ मल रहे हो तुम, और तगड़ी में मेरी सोना बेशुमार लगेगा, बस इसलिए मेरी कमर से जल रहे हो तुम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पढ़ा सबने। एक तो मैं मफतलाल जी निवेदन करना चाहूंगी, ये जो मुझको सेकंड लास्ट नंबर पे उतार कर आपने इस मंच की शीर्ष कवित्री होने का, सीनियर कवित्री होने का दर्जा प्रदान किया है, तो वो दर्जा मेरे लिफाफे को भी मिलना चाहिए। मैं सही बताऊं, इन मफतलाल जी का तो कोई कर्जा है हम कवियों पर, क्योंकि जिस पेमेंट पर ये हमें उपलब्ध करवा रहे हैं ना, इतने में तो हम फोटो में भी दिखने को ना मिलने आप सबको। मैं आपको बता रही थी कि हम सारे यहाँ से जाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठेंगे और वहां करेंगे हम एक विशेष मंत्र का जाप, ओम ह्रीं प्रीम श्रीम उधार उतराय नमः @मफतलाल.com। मफतलाल जी ने फोन करा, बुलाया, दीपाली कार्यक्रम में आना है। मैंने कहा क्या व्यवस्था रहेगी? बोले बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं जी, सरदार जी आ रहे हैं हमारे, 5000 रुपए कम दे देना उनसे। कहते फिर तो तुम आकर 5100 की पर्ची कटा जाना, वो तो फ्री में ही आ रहे हैं। बहुत अच्छा सुनाया सबने। ईशान ने झंडे गाड़ दिए, 15 साल का लड़का है, इतना ही बड़ा मेरा बेटा है। मैं इसकी वीडियो उसे दिखाती हूँ, उसने मेरा YouTube बंद करवा दिया कि मम्मी तुम्हें कोई नलायक ना मिलता, कभी सारे हमसे होशियार ही मिले, उन्हीं की दिखाओ तुम हमेशा। पर बहुत अच्छा करा लड़के ने, बहुत बढ़िया सुनाया, क्या रंग जमा दिया सारे में। और मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल सच्ची बात, साक्षात सत्य, परम सत्य, कि जब कोई कवि इतनी अच्छी, इतनी धुआंधार प्रस्तुति देता है, उसे इतनी तालियां, इतनी वाहवाही, इतनी मालाएं मिलती हैं, तो बहुत खुशी होती है। मैं सच कह रही हूँ भाई गुरु साहब,
बहुत खुशी होती है, दिल से बहुत खुशी होती है, लेकिन केवल उस कवि को। अजी बाकी सारे कवियों की छाती पे सांप लौट जाते हैं। मैं सच बताऊं, भीतर ही भीतर इतनी जलन होती है ना, बताया नहीं जा सकता। अजी भतेरे जल कुकड़े होते हैं हम कभी। अभी कुछ दिन पहले ये के राजस्थानी जी बैठे हैं, इन्होंने फेसबुक पर अपनी एक फोटो अपलोड करी। उस दिन अच्छे लग रहे थे। हाँ, अब आज का तो सबको दिख ही रहा है। अब उस दिन अच्छे लग रहे थे, मैंने भी कमेंट कर दिया। मैंने कहा भाई राजस्थानी साहब कमाल लग रहे हो, कतई जहर। इतनी देर में रसिक गुप्ता जी का कमेंट आता है भाई फेसबुक पर, कहते हैं दीपाली तुम्हें पता नहीं है, फिल्टर लगाई हुई फोटो है। थोड़ी देर बाद एक और कमेंट करते हैं वहीं उसके नीचे, कहते हैं ये टीवी की शूटिंग के लिए गया था, 2.5 किलो तो पीओपी चिपका रखी है मुंह पे। मैंने कहा हाँ जी मैं समझ गई। अच्छा इतनी पे भी इनकी छाती के सब, ये कौन है गुपचुप में लगा पड़ा है? अच्छा तू बाज मत आइयो भाई, कोई मौका मत छोड़ियो पिटवाने का। अगर जो किसी को मेरी बात समझ ना आए तो तलवारें यहीं खिंचेंगी आज। तो मैं आपको बताऊं, इतनी पे भी इनकी छाती के सांप नहीं उतरे। फौरन इन बेचारे राजस्थानी साहब का आधार कार्ड वाला फोटो दिखा दिया। कहते ये देखो असलियत में ये ऐसा है। मैंने कहा हाँ जी मैं समझ गई। कहते तुम कुछ नहीं समझी, तुम्हें कार्यक्रम में किसने बुलाया है, किसकी फोटो पर लाइक दोगी, कमेंट दोगी, अब आप आनंद लेना। मैं रसिक जी की फोटो पर लाइक और कमेंट देने वाली थी, इतनी देर में हमारे विवेक प्रताप जी ये बैठे हैं जो शांत चित्त से एकदम तुरंत वहीं उसी जगह कमेंट करते हैं, बेटा बुलाया किसी ने भी हो, लिफाफा तो मैं ही दूंगा। वैसे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैं सच बताऊं प्रकृति जो है ना वो बैलेंस करना नहीं छोड़ती। जो बहुत स्मार्ट आदमी होता है उसे गंजा करना नहीं भूलती, और जो बहुत क्यूट औरतें होती हैं उन्हें मोटा करना नहीं भूलती। अच्छा वैसे मोटापे के भी अपने फायदे हैं। मैं सच बता रही हूँ आपको, अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला। भाभी जी सुनना, आप एक और साड़ी इतनी सुंदर पहन कर आई हो। मैं सच बताऊँ आपको, कवित्री तो मैं बाद में हूँ, पहले तो मैं औरत हूँ, मेरी तो नजर आप सबकी साड़ी और गहनों पे अटक गई। मैंने कहा छोड़ो यार, यहाँ क्या कविता पाठ करना, कोई लिफाफा ना चाहिए, ऐसी एक धोती दिलवा दो हमें। तो बहुत खूबसूरत महिलाएं आप यहाँ बैठी हुई हैं, और मैं आपको बताऊं महिलाओं की जो उम्र होती है उसके 3 फेज होते हैं। पहला होता है बचपन से लेकर के 18 साल तक का। तुम्हें बड़ी समझ आ गई। तो पहला होता है बचपन से लेकर 18 साल तक का, दूसरा होता है 18 से लेकर 25 साल तक का, और तीसरा होता है 25 से लेकर 40 साल तक का, और फिर हम ठहर जाती हैं। 40 के बाद ना बढ़ती हम आगे। तो मेरी जो ये 40 साल वाली खूबसूरत औरतें, नहीं छी औरतें नहीं है, थू हाँ, हम जो ये 40 साल वाली खूबसूरत लड़कियां हैं, इन लड़कियों के नाम 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ कि अभी तक हॉट लगती है ये 40 साल की लड़की। हाय क्या नूर आया है भाभी जी के चेहरे पे, कि अभी तक हॉट लगती है ये 40 साल की लड़की, गुलाबी नोट लगती है ये 40 साल की लड़की, और नजर भर देख लोगे तो नशा हो जाएगा तुमको, टकीला शॉट लगती है ये 40 साल की लड़की। तो मैं आपको बता रही थी, हम जो सेहतमंद लोग हैं ना, हमसे तो मिठाइयां भी बातें करती हैं। अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला। अब आप देखना गुलाब जामुन मेरे हाथ में, मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख रहा है। मेरे मन में ख्याल आया कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताजा, और मजे की बात देखिए ठीक उसी समय गुलाब जामुन में मेरे बारे में यही सोच रहा है। अजी अभी कल एक कार्यक्रम में मुझे रामदेव बाबा मिल गए, मुझे देख के कहते हैं दीपाली ये क्या, आओ भाई, मुझे तो तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। उपेंद्र जी के काव्य पाठ पर जो तुमने नृत्य किया है ना, दिल जीत लिया बाय गॉड। हाँ बस तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे आ जाओ, बैठ जाओ, एक तुम और एक तुम। बस मेरा तो जी कर रहा था कोई सा हमें भी तो खींचे मंच वालों को कि आओ तुम भी नाच लो। तो मैं बता रही हूँ आपको, मुझे मिले रामदेव बाबा, मुझसे कहते हैं दीपाली ये क्या हाल बना रखा है अपना। मैंने कहा बाबा जी क्या हो गया? कहते कुछ योगा वोगा किया करो। मैं बाबा जी योगा मुझसे तो कतई ना होगा।
तो मैंने कहा वैसे भी आपके योग वोग में कुछ ना धरा। बाबा जी तो दिल पे ले गए, उन्होंने मुझे खरी खरी सुना दी। अब सुनो क्या सुनाई। बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी ना एक अंजलि भी उम्र भर, इसलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है। बहुत आनंद ले रहे हो। मुझे कहा गया दीपाली तुम्हारे पास टाइम कम है। मैंने कहा ऐसे मत कहो, मेरी गृहस्थी का क्या होगा, घर में 2 बालक भी हैं, यहीं पर कह दो कि तुम्हारे पास मंच पर टाइम कम है। वाह 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 वाह। आनंद ले रहे हो। होली का हम उत्सव मना रहे हैं यहाँ पर। होली की एक कविता आप तक पहुँचाना चाहूंगी। जी 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 दीपाली जी। अच्छा, मुझे अभी बताया गया कि आचार संहिता लग गई है, तो नाम लेना मना है। हाँ, बगैर नाम लिए कुछ बात करूंगी, ताड़ तो आप लोग ही होशियार आदमी बैठे हो सारे के सारे, इतना तो मुझे समझ में आ गया अब तक। तो मैं और ईशान गए रंग खरीदने के लिए। अलग अलग नेताओं के नाम के रंग थे, पहचानना आपको है जी? जी, जी। अलग अलग नेताओं के नाम के रंग थे। अरे लाला क्या हो गया, कैसे अभी हिस्सा मांगेगा जायदाद में, बाद में मांग लियो। तो अलग अलग नेताओं के नाम के रंग थे। मैंने पहला रंग देखा, देश के सबसे प्रचलित नेता का रंग। मैंने कहा भाई साहब ये रंग कैसा दिया? कहता 500 रुपए का। मैंने कहा ऐसा क्या है इसमें? कहते एक बार लगाओगी उतर के नहीं देगा। समझ गए हो तो तालियां आनी चाहिए उस नेता के नाम की। फिर दूसरा रंग रखा था। मैंने कहा ये रंग कैसा दिया? कहते ले जाओ। मैंने कहा क्यों? कहता कितना भी लगा लेना चढ़ेगा ही नहीं। फिर तीसरा रंग रखा था। मैंने कहा ये कितने का है? कहता जी 5000 रुपए का। मैंने कहा क्यों? कहता पहली बात तो इसकी डिलीवरी जेल से हो रही है। कहते और दूसरी और बड़ी बात ये बहन जी एक बार लगा कर देखो, हर 10 मिनट में रंग बदलेगा। वाह 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 वाह। होली की एक कविता। यहाँ पर पुरुष वर्ग बैठा है, कुछ नौजवान बैठे हैं और कुछ भूतपूर्व नौजवान बैठे हैं। तो आप सबको पता होगा कि होली के दिनों में पहले लड़के टोलियां बनाकर निकला करते थे जी। और तू तो आज के जमाने का, तुझे क्या पता। तो टोलियां बनाकर निकला करते थे और उसमें एक बात कॉमन होती थी कि सबके सब मुंह पे सिल्वर पेंट लगाया करते थे। बाबूजी यहाँ से कविता शुरू होती है जी कि मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूमे आशिक गली गली, चढ़ा के देसी ठर्रा देखो झूमे आशिक गली गली। सोच रहे हैं किसी हसीना को जी भर कर रंग डालें, किसी की ठंडाई में चोरी से चुपके से भंग डालें। दिल में जितने भी अरमा है सारे पूरे कर लेंगे, मिल जाए कोई गांव की गोरी बाहों में हम भर लेंगे। और बेचैनी से बेताबी से घूम रहे हैं यहाँ वहां, कि बेचैनी से बेताबी से घूम रहे हैं यहाँ वहां, प्लानिंग करते घूम रहे हैं रंग लगाए कहां कहां। और तभी अचानक जीन्स पहनकर आई छबीली शर्माती, सर से लेकर पांव तलक नीली पीली पर इतराती। उसे देखकर बाबूजी के मन में लड्डू फूट पड़े, लेकर अपना सारा असला एक अबला पर टूट पड़े। और नीला पीला लाल गुलाबी हर एक रंग था मल डाला, और किसी ने पिचकारी से उस कन्या पर जल डाला। और जैसे ही मुंह धुला तो पाया तितली नहीं ये तीतर है। कि जैसे ही मुंह धुला तो पाया तितली नहीं ये तीतर है, और समझ रहे थे जिसको नारी, हाय हाय वो निकला नर है। और देख के जिसका भीगा यौवन बाबूजी का दिल धड़का। कि देख के जिसका भीगा यौवन बाबूजी का दिल धड़का, पता चला कि वो है नुक्कड़ वाले छज्जू का लड़का। और होली के दिन दीवाली सी अरमानों की आग जली, कसम खाई ना रंग लगाकर घूमेंगे अब गली गली, और अब ना कोई गांव की गोरी ढूंढेंगे हम गली गली। वाह 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 क्या। तो बल्लो मुझे जल्दी ऑफिस से जाना, जरा अपने खूबसूरत हाथों से कंघा तो पकड़ाना। अच्छा, जिन बालों पर इतराए घूमते हो सब जानते हैं, गंजे हो विग लगाकर घूमते हो। अरे बल्लो सच्चाई है। मेरी एक विग से तुझे परेशानी हो जाती है? तेरे तो पूरा जंगल है, फिर भी 4-4 चोटियां मंगवाती है। देखो मेरी 4 चोटियों पर मत जाओ,
और अब विग तो बनवा लिया, अब नकली मूछे बनवाओ। ये सफा चट चेहरा मुझे नहीं भाता, इन पे नकली मूछे भी चिपकाओ। अच्छा, तेरे पहने पर पहले विग बनवाई, अब मुंह चिपकाऊं। बाल तुझे इतने ही पसंद हैं तो क्या अनिल कपूर बन जाऊं? आहा, बड़े अपने आप को अनिल कपूर समझते हो? आईना जाकर देख लो, शक्ति कपूर दिखते हो। अरे बल्लो, जब मैं विग नहीं लगाता था तो बारिश की पहली बूंद का आनंद सबसे पहले मैं ही तो पाता था। भाड़ में गया वो आनंद, मुझे तो मेरे पिता ने और रब ने पता नहीं कौन से कर्मों की सजा दी, जो अपनी ये खूबसूरत बेटी इस गंजे को ब्याह दी। गंजा ना भी होता तो शादी के बाद हो जाता। तेरे जैसी पत्नी हो तो क्या सर का एक भी बाल बच पाता? सर का बाल नहीं बचा, इसीलिए ये रसिया विग लगाता है। लेकिन कोई भी बुड्ढा जैसे ही आशीर्वाद दे दे, विग उसके हाथ आ जाता है। अरे बल्लो, ये गंजा पति किफायती कहलाता है, और इन नकली बालों के कारण तेरे तेल शैम्पू का कितना खर्चा बच जाता है। सुन लो भाभी, क्या खाक तेल शैम्पू का खर्चा बचाता है? मेरा फेस वॉश तो 2 गुना लगाता है। अच्छा, और खुद पार्लर में जाकर कलरिंग, रिबॉन्डिंग और न जाने क्या क्या करवाती है। लेकिन मजे की बात तो ये है भाभी जी, उसके बाद भी इसकी जुल्फे बरगद का झाड़ नजर आती है। इतना भी नहीं समझते, जो जुल्फे तुम्हें बरगद का झाड़ नजर आती हैं, मोहल्ले में जाकर पूछ लो कितने मरते हैं जब ये लहराती हैं। रघुराज जी, ये महिलाएं खर्चा तो सारा पतियों का करवाती हैं और अदाएं जाके सारे मोहल्ले भर में दिखाती हैं। सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है कि हम महिलाएं घर में तो बस बर्तन मांजती और कपड़े धोती हैं। हमारे हुस्न की असली तारीफ तो मोहल्ले में ही होती है। ये बल्लो मेरे गंजे होने का फायदा उठाती है, खुद तो भाभी जी बनी घूमती है और मुझे छोरियों से अंकल जी कहलवाती है। और इस अंकल की बात बताते तो अब मुझको शर्म आती है, क्योंकि इस बुढ़े अंकल को मोहल्ले की हर बुढ़ी आंटी भी भा जाती है। वैसे तो कहती है मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं किसी बुढ़िया से भी बात कर लूं तो मुझ पे शक करती है। ना ना ना, ये शक का इल्जाम हम पत्नियों के हिस्से ही आता है, और इतिहास भी गवाह है, भगवान राम भी तो सीता से ही अग्नि परीक्षा करवाता है। क्या बात है दीपाली जी, हम पतियों को तो हमारे कर्मों की सजा दी जाती है, और इनका बदला पूरा ना हुआ तो सावित्री बनकर यमराज से भी पति के प्राण खींच लाती है। सच्चाई तो ये है कि मेरे प्राण तब सूखते हैं जब ये गंजा मेरे साथ मेरे मायके जाता है, और वहां जाकर मंत्री जी ये मेरी बहन यानी अपनी साली के हाथ से टकली करवाता है, चंपी करवाता है। अरे बल्लो, काश ये बात तेरी समझ में आ जाए, साली के नाजुक हाथों का जादू चले और मेरे सर पे बाल आ जाए। ये गंजा भी ठंडे तवे पे रोटी सेकता है, ये गंजा भी ठंडे तवे पे रोटी सेकता है। उजड़ा चमन है, ख्वाब बसंत के देखता है। अरे बल्लो, मैं अपने दिल के अरमान अभी से क्यों छोड़ूं, और जब वैज्ञानिक चांद पर खेती की सोच रहे हैं तो मैं अपनी चांद की उम्मीद क्यों छोड़ूं। इनके अरमान सही हैं। ये गंजा अपनी चांद पर क्या खूब बैठता था, और जब तक विग नहीं बनवाया था, करवा चौथ पे चांद देख के कोई व्रत ना खोल दे, इसलिए टोपी लगा के बैठता था। मैं कहाँ ऐठता था मंत्री जी, मेरा तो हमेशा एक जैसा ग्राफ है। यहाँ तो पहले भी मामला साफ था और आज भी मामला साफ है। बात समझो, ये सच कह रहे हैं, इनका एक सा ग्राफ है, ऊपर मैदान साफ है, अंदर भेजा साफ है। मानविंदर जी, ऊपर वाला जैसा चाहता है उसी की चलती है, और ऊपरी मामला समय से पहले साफ हो गया तो मेरी क्या गलती है? जी नहीं, कॉलेज के जमाने में 2 लड़कियों से इश्क की मिली इनको सजा है, इन्होंने 2 लड़कियों से इश्क का लिया मजा है, दोनों की चोरी पकड़ी गई थी, दोनों ने बाल नोच लिए, उसी की ये सजा है। ये बल्लो मुझे गंजा गंजा कहकर चिढ़ाती है, इसकी माँ कम सुनती है, बहरी कह दूं तो मेरे सिर पर चढ़ जाती है।
माँ की बात मत करो। और मैं तुम्हारे सिर क्यों चढ़ जाऊंगी? इतनी तो अकल है मुझ में कि गंजे हो वहां से फिसल के हड्डी थोड़ी तोड़ पाऊंगी। मंत्री जी, हमें तो लगता है, आप सबको लगता होगा कि हम दो विपरीत तार आपस में जुड़ गए और इसको झेलते झेलते मेरे तो विग के बाल भी उड़ गए। इसे झेलते झेलते मेरे तो विग के बाल भी उड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको?